नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मंत्री बनने के बाद न्यूज वन इंडिया ने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना था उनका, आपको सुनाते हैं। बताओ मंत्री बना मुख्यमंत्री से आज पहली बार बैठक हुई थी। बैठक के बाद आज निकलने के बाद हमारे साथ कुछ मौजूद है कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद जी। जितिन जी आज पहली मुलाकात हुई, शिक्षा मुलाकात कैसा क्या क्या नहीं, मैंने जो कहना था मैंने बोल दिया था। मुख्यमंत्री जी का पोर्टफोलियो प्राप्त हुआ नहीं अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो मजबूत थी, अब विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। मैं क्या कह रहे हैं मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो को लेकर कोई कब से मान जाए, कब से आप लोग शुरू हो जाएंगे, पोर्टफोलियो कब तक मिलने की उम्मीद है? सब पोर्टफोलियो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। अभी कल ही शपथ हुई है, जो भी होगा समय तरीके से होगा, पता लग जाएगा आप लोगों को। जो भी समय मिला है और उसमें बहुत कम समय हो कि ज्यादा समय हो, 24 घंटे ही बहुत होता है। और जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। मुख्यमंत्री से बात भी हुई है, कैसे कार्य करना है उससे रणनीति मिली है, उनका मार्गदर्शन मिला है और उसके साथ आगे आने वाले चुनाव में अच्छे रणनीति के साथ अच्छे परिणाम की कोशिश की जाएगी। और इसी बीच राज्य मंत्री संगीता बिंद से हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा ने खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था, ये भी सुनिए। मुख्यमंत्री से मंत्री बनने के बाद आज पहली शिक्षा बैठक हुई थी। शिक्षा बैठक के बाद आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हमारे साथ है रणवीर प्रजापति जी। रणवीर जी, आज आप लोग की बैठक हुई है, बतौर मंत्री आप पहली बार लोग बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री कैसी बात हुई? देखिए, माननीय जो नए मंत्रियों को कल जो शपथ दिलाई गई है, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री का एक व्यक्तिगत परिचय और शिष्टाचार भेंट, और उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, आपका जो विभाग मिले उसके माध्यम से योजनाओं से, सरकार की योजनाओं से कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए, ये प्रयास आप लोगों को करना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है माननीय। तो ये थे राज्य मंत्री रणवीर प्रजापति जी, जो बताया थे कि आम जन तक जो सरकार की नीति है वो पहुंचाने का काम किया जाएगा, चाहे संगठन में रहकर हो चाहे सरकार में रहकर। समय कुछ नहीं होता है, 24 घंटे भी बहुत समय होता है। ये माना जाएगा कि जो आम जन की जो नीतियां बनाई गई वो आम जन तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य रहेगा। लखनऊ से कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष। और इसी बीच राज्य मंत्री संगीता बिंद से हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा ने खास बातचीत की, सुनिए। योगी मंत्री बने थे, आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी। आज बतौर मंत्री लोक भवन में आई हैं, हमारे साथ बात करने मौजूद है। संगीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बतौर मंत्री आज आपका लोक भवन में आना हुआ, मुख्यमंत्री से आपकी शुभकामनाएं, क्या कह रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। योगी के नए योद्धा गाजीपुर सदर सीट से विधायक हैं संगीता बिंद। आपको बता दें कि पिछड़ी जाति के बिंद समाज से ये आती हैं। इतना ही नहीं, संगीता बिंद की अगर हम बात करें तो एक बार जिला पंचायत चुनाव भी वो लड़ चुकी हैं। 2017 में पहली बार विधायक वो बनी हैं। 2017 में पहली बार विधायक बनी हैं। छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आई संगीता बिंद। संगीता बिंद एक ऐसा चेहरा जो आपको बता दें गाजीपुर सदर सीट से विधायक है। गाजीपुर सदर सीट से विधायक होने के अलावा आपको बता दें कि पिछड़ी जाति के बिंद समाज से ये आती हैं संगीता बिंद। आपको बता दें कि संगीता बिंद जो हैं वो बेहद ही लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में और उन्होंने कई सारे कार्य भी किए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा माना जाता है इनके क्षेत्र में। अब बात करेंगे पलटू राम की। बलरामपुर सदर से विधायक हैं पलटू राम। 2000 से ही एक्टिव है राजनीति में। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि 2017 में पहली बार वो विधायक बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने अवध के विश्वविद्यालय से एमए किया है पलटू राम ने। पलटू राम लगभग 52 साल के हैं और पलटू राम बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय सादगी भरे नेताओं में गिने जाते हैं इनके अपने क्षेत्र में। पलटू राम की अगर हम बात करें, इनकी ताकत की बात करें तो इनकी ताकत अच्छी खासी है अनुसूचित जाति में। सम्राट मिहिर भोज की जाति यूपी चुनाव का नया मुद्दा बन गई है। इस समय यूपी की राजनीति में तमाम मुद्दे पीछे छूट चुके हैं और बवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि बीजेपी ने गुर्जर समाज का अपमान कर दिया है।
ये आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। इस विवाद पर सपा को बसपा का भी साथ मिल गया है। तो मिहिर भोज को लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। मिहिर भोज को लेकर अब लगातार सियासत जो है वो तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। उनके इतिहास के बारे में भी अगर हम बात करें तो मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक 49 साल शासन, मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक साम्राज्य, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक साम्राज्य। कन्नौज में तब 7 किले और 10,000 मंदिर थे। मिहिर भोज के पास विशाल और जाबाज सेना थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने कदम रखने की जरूरत तक नहीं थी। तो ये थे मिहिर सम्राट। आखिर ये इनको लेकर क्यों इतनी सियासत हो रही है और फिर क्यों इस तरीके से लगातार बयानबाजी जारी है, ये भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि आखिर कौन है मिहिर भोज। अभी कुछ समय पहले ही लगभग 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आए थे और उन्होंने अनावरण किया था मिहिर भोज की मूर्ति का, जिसके बाद से ही लगातार बवाल जारी है। ये कहना है कि उनके नाम के आगे गुर्जर क्यों नहीं लिखा गया। लेकिन लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आखिर है कौन मिहिर भोज और उनका इतिहास क्या है। अब आपको बताते हैं कि क्या था पूरा। सम्राट मिहिर भोज की जाति पर विवाद हो रहा है। मिहिर भोज का पूर्वज बताते हैं कि वो राजपूत है। मिहिर भोज को गुर्जर कहने पर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। नाम के आगे गुर्जर ना लिखने से गुर्जर नाराज हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजवंश के राजपूत थे मिहिर भोज। प्रतिहार जो राजवंश है, प्रतिहार राजवंश के राजपूत थे मिहिर भोज। तो एक तरफ उन्हें कुछ दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अब इस बात को लेकर ऐतराज जाहिर किया जा रहा है कि उनके नाम के आगे गुर्जर क्यों नहीं लिखा गया। तो इतिहास के साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि आखिर विवाद क्या कुछ है। ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। निंदनीय। छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ और सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती है। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अपनी बात रखी और उन्होंने भी इसमें आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। विवाद क्या था ये भी हम आपको लगातार बता रहे थे। सम्राट मिहिर भोज की जाति पर विवाद होने लगा। मिहिर भोज का पूर्वज राजपूत बताते हैं, तो मिहिर भोज को गुर्जर कहने पर अब ऐतराज जाहिर भी किया जा रहा है। नाम के आगे गुर्जर न लिखने से गुर्जर नाराज हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें राजपूत बताया जाता था। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि प्रतिहार राजवंश के राजपूत थे मिहिर भोज। अब इसको लेकर विपक्षी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं सरकार पर। मिहिर भोज अब एक ऐसा टॉपिक बन गया है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अभी का ये बड़ा मुद्दा है और सारे मुद्दे धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं इस मुद्दे के सामने। हालांकि इसको लेकर अभी भी बयानबाजी जारी है। मिहिर भोज का इतिहास क्या कुछ है और विवाद क्या कुछ है, ये हम आपको लगातार दिखा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर मिहिर भोज का इतिहास क्या है। मिहिर भोज कन्नौज के सम्राट थे। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक 49 साल शासन किया है। मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक साम्राज्य है। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक साम्राज्य है। कन्नौज में तब 7 किले और 10,000 मंदिर थे। मिहिर भोज के पास विशाल और जाबाज सेना थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने कदम रखने की जरूरत भी नहीं की थी। तो ये ताकत थी सम्राट मिहिर भोज की। लेकिन अभी 22 सितंबर को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे, उसके बाद से ही हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी पारा है वो हाई होता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है सियासी मायने। तो नोएडा में गुर्जरों की आबादी करीब 5 लाख, दादरी विधानसभा में करीब 1.5 लाख गुर्जर, पश्चिमी यूपी में गुर्जरों का अच्छा प्रभाव है। कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं गुर्जर। विपक्ष ने सम्मान के टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं।
पश्चिमी यूपी में जाट के बाद गुर्जर प्रभावशाली माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो जाट ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं और उसके बाद गुर्जर सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। लेकिन क्या कुछ समीकरण है गुर्जरों के अभी उत्तर प्रदेश में, ये भी हम आपको समझा रहे थे कि आखिर कितनी इनकी आबादी है। लगभग 5 लाख आबादी है गुर्जरों की, जिसमें से कि दादरी विधानसभा में करीब 1.5 लाख गुर्जर रहते हैं और गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी यूपी में गुर्जरों का अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं गुर्जर। विपक्ष ने सम्मान के टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं कि अगर सम्राट मिहिर भोज को सम्मान दिया जा रहा था, उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया, उनका अनावरण किया गया उनकी प्रतिमा का, तो ये किस समय किया गया है? ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है, तो इसको लेकर विपक्षियों ने सवाल उठाए हैं। विपक्षियों का ये कहना है कि ऐसे समय में उनको सम्मान देने का क्या मतलब है, आखिर इसके पीछे के क्या मायने हैं, क्या स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। तो पश्चिमी यूपी में जाट के बाद गुर्जर प्रभावशाली माने जाते हैं और अब मिहिर भोज को लेकर सियासत गर्मा गई है। तो सम्राट मिहिर भोज की जाति पर अब विवाद हो रहा है। उनका इतिहास क्या कुछ है, आखिर उनको लेकर विवाद क्यों हो रहा है और क्या सियासी मायने हैं, ये हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 22 सितंबर को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आए थे, तो यहां पर मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसके बाद से ही बयानबाजी शुरू हो गई। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है, ये भी आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि अभी हाल ही में दिनांक 22 सितंबर 2021 को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की दादरी में यूपी सरकार द्वारा लगाई गई प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुर्जर शब्द के हटी हुई स्थिति में जो उसका अनावरण किया है, उससे गुर्जर समाज की भावनाओं को जबरदस्त ठेस पहुंचा है तथा वे काफी दुखी और आहत हैं। तो ये मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने जो 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा आए थे और यहां आने के बाद जो अनावरण किया गया उनकी मूर्ति का, जिसके आगे गुर्जर नहीं लिखा था, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई है गुर्जर समाज की तरफ से और साथ ही अब इसको लेकर विपक्षी भी अपने बयान देने लगे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और अब मायावती ने ट्वीट किया है। योगी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में उसकी पौराणिकता और प्राचीनता के अनुसार दीपोत्सव मनाना शुरू किया है और हर साल के साथ दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती जा रही है। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव मनाने की बात कही। ऐसे में इस वर्ष के दीपोत्सव को और भव्य बनाने के लिए 7 से 10 दिन तक आयोजन हो सकता है। इतना ही नहीं, 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। राम की पैड़ी पर स्थित सैकड़ों साल पुराने मंदिर को उसकी प्राचीनता के अनुसार जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो भव्य दीपोत्सव होगा। हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य दीपोत्सव का आयोजन कराते हैं और इस बार भी क्योंकि उनके कार्यकाल का यह आखिरी दीपोत्सव होगा, तो ऐसे में इसको और भी ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश होगी। 500 ड्रोन की मदद से एरियल शो होगा, भव्य दीपोत्सव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो मंदिर है वहां पर उनका अपना इतिहास है। अलग अलग प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद दीपोत्सव का काम भी किया जाएगा। तो 500 ड्रोन कैमरा के जरिए एरियल शो का आयोजन होगा, भव्य दीपोत्सव होगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो दीपोत्सव कार्यक्रम होगा वो और भी ज्यादा शानदार और जानदार होने वाला है। तो दीपोत्सव की भव्यता बढ़ती जा रही है साल दर साल और इस बार तो होना लाजमी है क्योंकि कार्यकाल का आखिरी दीपोत्सव है मुख्यमंत्री के और ऐसे में इस साल उत्तर प्रदेश सरकार दीपोत्सव को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए कह चुकी है। 10 दिन तक इसका आयोजन हो सकता है। इतना ही नहीं, 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के दिन प्रधानमंत्री के शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि हरिद्वार में राम की पैड़ी पर स्थित सैकड़ों साल पुराने मंदिर को
उसकी प्राचीनता के अनुसार जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, यूं तो हमने देखा है कि हर साल दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होता है वो भव्य होता है और शानदार होता है, लेकिन इस बार का और भी ज्यादा खास होगा क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यकाल का ये आखिरी दीपोत्सव होगा और इसको बहुत ही ज्यादा जानदार बनाने की कोशिश होगी। क्या कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी से? निश्चित तौर पर देखिए 2022 का चुनाव है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो दीपोत्सव होगा उसकी रोशनी से ही कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव जगमगाएगा और ऐसे में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है कि अयोध्या के दीपोत्सव को भव्य बनाया जाए। वैसे तो हर साल जो है अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ती चली आ रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2017 में जो है 1,51,000 दिए जलाए गए थे। 2,51,000 रिकॉर्ड बनाना था। 2018 में उसको 3.5 लाख बनाए गए, फिर 5.5 लाख बनाए गए, 6.5 लाख पिछली बार बनाए गए थे जब गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। यानी 4 बार दीपोत्सव एक के बाद एक अयोध्या में अपना ही रिकॉर्ड दर्ज कराती चली जा रही है। लेकिन इस बार करीब 7.5 लाख दीपक एक साथ जगमगाएंगे राम की पहाड़ी पर और अयोध्या के सरयू घाटों पर एक साथ जगमगाएंगे। बड़ी तादाद में यह जो दीप जलाए जाएंगे, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो वॉलेंटियर के तौर पर वहां पर मौजूद रहेंगे और ड्रोन कैमरे में एक साथ उनकी पूरी काउंटिंग की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 नवंबर को यानी दीपोत्सव वाले दिन, जो दीपावली के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में होंगे। इसके अलावा जो रामायण कालीन की जो झांकियां हैं उनका दृश्य भी दिखाया जाएगा पूरे दीपोत्सव में। साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक सभी दृश्य, चाहे वह भगवान राम के जन्म काल की बात की जाए या रावण वध की, इन बीच का जो भी पूरा कार्यकाल रहा है उनमें सब झांकियां लगाई जाएंगी। सबरी का एक चित्रण किया जा रहा है जिसमें माना जा रहा है कि मालिनी अवस्थी जो लोक गायिका हैं वह अपनी प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा दीपोत्सव के पूरे कार्यक्रम में भी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। सरकार के में बैठे मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, वह कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी उम्मीदें हैं अयोध्या वासियों को, बल्कि पूरे देशवासियों की दीपोत्सव में। जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक मंच पर पहुंचे और दीपोत्सव का आगाज करें इस बार, तो कहीं कुछ ना कुछ वो अलग तरह से संदेश दें। तो कहीं ना कहीं इस बार पिछले अन्य 4 वर्षों की अपेक्षा इस बार दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार नए लुक में। प्रधानमंत्री के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने से दीपोत्सव के जो पूरा कार्यक्रम है वो और भी ज्यादा भव्य दिखने लगेगा और साथ ही उसमें और 4 चांद लग जाएंगे जब प्रधानमंत्री शामिल होंगे इसमें। और साथ ही जो अयोध्या वासी हैं शायद उनके चेहरे पे अलग ही खुशी होगी। हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि अयोध्या में कहा जाता है कि त्रेता काल में जब भगवान राम ने लंका विजय करने के बाद अयोध्या में वापसी की थी तो अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीप जगमगाए थे, दीप जलाए थे और खुशी मनाई थी, मिठाइयाँ बांटी थी, पटाखे फोड़े थे। कहीं ना दृश्य हर बार, यानी जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, हर बार अयोध्या में दीपोत्सव के रूप में मनाई जाती है और हर दिवाली से एक दिन पहले अयोध्या अपना नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करती है। यानी गिनीज बुक में भी अयोध्या का नाम दीपोत्सव के मामले में दर्ज होता है। इस बार प्रधानमंत्री खुद जब अयोध्या पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री भी उनके साथ होंगे, क्योंकि पूरी तैयारी जिस तरह से प्रशासन कर रहा है, चाहे वह पर्यटन विभाग की बात की जाए, संस्कृति विभाग की बात की जाए या इसके अलावा लोक निर्माण विभाग है, PWD है, निर्माण निगम है, नगर निगम, इस तमाम सारे जो विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसा निश्चित या सूत्र बता रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राम की पहाड़ी की जो दीवारें हैं, आसपास के जो मंदिर हैं, उनको एक ही कलर में पूरा रंगा जा रहा है। राम की पहाड़ी की जो अविरल धारा है उसको भी लगातार वह प्रवाहित होती रहे, किसी भी तरह से उसमें कोई खमियां ना रहे, चाहे वो लाइटिंग की बात हो या वहां पर आने वाले जो भी सुंदर दृश्य हैं उनमें भी किसी तरह से कोई कमियां ना रहे। लेजर लाइटिंग शो किया जाएगा, उसमें भी रामायण कालीन के चित्रण को तमाम से पूरे दीपोत्सव को आयोजित किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो विश्व पर्यटन दिवस पर वाराणसी में पैदल वॉक का आयोजन किया गया। इस बार का थीम इंक्लूसिव ग्रोथ है। ये आयोजन पर्यटन विभाग और टूरिज्म गिल्ड ने की है। कार्यक्रम का जो शुभारंभ है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर दीप जलाकर और शहनाई बजाकर किया गया। तो वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा ने पैदल वॉक को हरी झंडी दिखाई। देखिए। वाराणसी की ये तस्वीरें खास हैं। खास
वो भी क्यों नहीं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर काशी के पर्यटन विभाग और वाराणसी टूरिज्म गिल्ड ने पैदल वॉक का आयोजन किया। थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ का। वहीं ताज होटल से एयरपोर्ट डायरेक्टर अरेमा सान्याल ने हरी झंडी दिखाकर पैदल वॉक का शुभारंभ किया। आज टूरिज्म गिल्ड के द्वारा जो पहल किया गया है इंक्लूसिव वॉक, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका फ्लैग ऑफ करते हुए, क्योंकि पर्यावरण और टूरिज्म को जोड़ते हुए इन्होंने ये पहल किया। आप देख सकते हैं खुली वातावरण में है और यहाँ से वॉक करते हुए सब लोग जाएंगे। पर्यटन कोरोना समय में बड़े मार खाए हैं, लेकिन पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल सराहनीय प्रशंसनीय है और मैं इनके आभार करती हूँ। क्योंकि एयरपोर्ट में भी, क्योंकि एयरपोर्ट किसी भी शहर का एक मुख्य द्वार होते, वहाँ पे भी इन्होंने हमारे साथ हाथ मिलाते हुए आज हम लोग शहनाई बजा रहे हैं वहाँ पे और यात्रियों को पारंपरिक स्वागत आरती करते हुए, टीका करते हुए किया जा रहा है। दरअसल कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पर काफी असर पड़ा। वहीं पैदल वॉक का टूरिज्म और पर्यावरण को जोड़कर आयोजन किया गया है। पैदल वॉक में शामिल लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। जी, आज कार्यक्रम में आज विश्व पर्यटन दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस UNWTO हर साल मनाता है अपने सदस्य देशों के साथ। इसका इस बार की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और जैसा कि लास्ट ईयर हमारा रूरल डेवलपमेंट था तो हमने उस पर काम किया था। इस बार इंक्लूसिव ग्रोथ है और हमारी जो सहयोगी संस्था है VTG, ये इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ही लगातार काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यात्राएं की थी अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज की, और अब की बार ये वॉक है। वॉक के अलावा इनका क्विज का कार्यक्रम है, घाट पे कार्यक्रम है। तो ये सबको जोड़ने का एक कार्यक्रम है कि जो भी, क्योंकि टूरिज्म फील्ड में सबसे पहले इफेक्ट हुई थी और सबसे लास्ट में उभरेगी ये। उम्मीद की जा रही है कि कोरोना पर लगाम के बाद पर्यटन उद्योग को रफ्तार मिलेगी। वाराणसी जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, ऐसे में यहाँ ये आयोजन एक सार्थक संदेश भी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वाराणसी से आकाश यादव की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।